नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बिहार की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा रही है। यूं तो बिहार ज्ञान और सभ्यता के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। गंगा के किनारे बसा यह राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन इसके विकास की गति एक समय ऐसा आया कि वो अपेक्षित व्यापारिक प्रगति नहीं हो सकी यहाँ की, और ये राज्य पिछड़ता गया। आज के समय में अगर आप देखें तो बिहार की गणना भारत के कुछ विकसित राज्यों में तो नहीं ही होती है। हालांकि इसके विकास के लिए प्रयास निरंतर किया जा रहा है और इसी क्रम में यहां पर हाल ही में एक पोर्ट की घोषणा की गई है। ये एक ऐसा पोर्ट है जिसको ड्राई पोर्ट कहा जाता है। तो ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है जिसको बिहटा में शुरू किया गया है। तो इस पोर्ट को सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तव में ये ड्राई पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ड्राई पोर्ट कहते किसको है, और बिहार में इसके खुलने से, इसके बनने से इसके जो निर्यात की जो गति है वो कैसे प्रभावित होगी। निर्यात की गति के प्रभावित होने के साथ साथ इसकी व्यापारिक प्रगति में यह कहां तक योगदान देगा, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्योंकि बिहार को मिला यह पहला ड्राई पोर्ट है, इसलिए यह महत्वपूर्ण भी होता है और ड्राई पोर्ट आपके परीक्षा के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल रूप में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देंगे सामान्य अध्ययन का जो फाउंडेशन बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच है दृष्टि आईएएस की तरफ से, वो इंदौर में नए बैच की शुरुआत 11 नवंबर से हो रही है शाम को 6:15 बजे। वहीं पर करोल बाग की बात करें तो दिल्ली में सामान्य अध्ययन जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है दोपहर 3 बजे से। इससे संबंधित किसी जानकारी को विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो बात हमने खबर की चूंकि बिहार का यह पहला ड्राई पोर्ट है जो कि पटना के एक अंचल बिहटा में ये ओपन हुआ है। तो बिहटा में ओपन होने से क्या प्रभाव होगा, इस वजह से ये चर्चा में आया है। तो खबर ये है चर्चा में क्यों है, क्योंकि बिहार का पहला ये पोर्ट है, पहला ड्राई पोर्ट है, इसलिए चर्चा में है। अब क्या होता है शुष्क बंदरगाह, ड्राई पोर्ट कहते किसको है, इस पक्ष को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और बिहार के लिए ये किस प्रकार से सहायक होगा, क्यों इसकी महत्ता बिहार के संदर्भ में हम देखेंगे कि ज्यादा है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं खबर की कि चर्चा में क्यों है। इसको हमने हालांकि आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो खबर है बिहार गेट्स इट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट, व्हाट इज इट, हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट। अब बिहार राज्य में आप देखें, अगर बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के पड़ोस में स्थित, अब यहीं पर इसकी राजधानी पटना है और पटना का ही एक अंचल है बिहटा, और बिहटा में इस पोर्ट को बनाया गया है। तो वास्तव में देखिए आपके मन में जब पोर्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में एक छवि उभर कर आती होगी कि समुद्र के किनारे इसकी स्थिति होती है, क्योंकि जो बंदरगाह होता है वो कहां होता है, समुद्र के किनारे होता है। वहां पर जहाज होते हैं और उन जहाजों पर माल को लादा जाता है और उसके माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो किया जाता है, और समुद्र के किनारे इसकी अवस्थिति ही मेन होती है। पोर्ट के लिए ये आवश्यक शर्त होती है। लेकिन शुष्क पोर्ट जिसको ड्राई पोर्ट कहा जा रहा है, इसमें क्या होता है, ये क्यों खासियत है इसकी। तो देखिए ये ऐसे स्थान पर खोला जाता है जहां पर समुद्र नहीं होता है, ये समुद्र से दूर स्थित स्थल होते हैं। बंदरगाह जैसी ही सुविधा, पोर्ट जैसी ही सुविधा यहां पर मुहैया कराई जाती है। जो कार्गो होते हैं, कार्गो का मतलब जिस माल को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, उसके लिए जो टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कार्गो है। तो कार्गो के लिए जो उसके भंडारण की सुविधा दी जाएगी, उसके रखरखाव की सुविधा दी जाएगी, वही सारी सुविधाएं जो कि पोर्ट पर आपको मिलती हैं, बंदरगाह पर मिलती हैं। और इसकी कनेक्टिविटी होती है रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, जो समुद्री बंदरगाह होते हैं उससे। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये सारे जो इंगित किए गए हैं ये सभी भारत के महापत्तन है, अर्थात बड़े समुद्री बंदरगाह हैं। आप अगर देखें बिहार को, तो बिहार के पास यहां पर वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता भी है। यहां पर एक महापत्तन है, बड़ा बंदरगाह है, मेजर पोर्ट जिसको कहते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो हल्दिया पोर्ट भी है। तो इसके माध्यम से अब यहां पर जब एक ड्राई पोर्ट खुलता है, ड्राई पोर्ट में वही सुविधाएं इस राज्य को मिलेंगी जो कि एक पोर्ट पर मिलती थी। तो इस पर पड़ने वाले लोड को ये कम करेगा और साथ साथ यहां का जो क्षेत्रीय विकास है वो प्रभावित होगा, उसको एक दिशा मिलेगी, इसीलिए इसको खोला गया है। तो एक सीधा कॉन्सेप्ट आप मन में रखें कि ये जो पोर्ट होते हैं, इस प्रकार का जो शुष्क पोर्ट होता है जिसको ड्राई पोर्ट कहा जाता है, ये तटीय क्षेत्रों से दूर होता है, समुद्र से दूर होता है। अब बिहार की जहां तक बात है तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में अनाज का उत्पादन होता है, यहाँ पर खाद्य का उत्पादन तमाम तरह के होते हैं। मक्का का उत्पादन ले लीजिए, लीची का ले लीजिए, चावल हो गया, फल हो गया, स्पंज हो गया, आयरन हो गया, इस तरह की चीजों के प्रोडक्शन बिहार में प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब इस चीज के लिए ये कितना कारगर होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा,
इस वजह से ये पूरा का पूरा संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिहटा में, जो कि पटना के पास स्थित एक अंचल है, वहां पर इसको ओपन किया गया। शुष्क बंदरगाह या ड्राई पोर्ट क्या होता है? तो यही होता है शुष्क बंदरगाह, जिसे इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। अर्थात मैंने शुरू में ही बताया कि समुद्र से दूर होता है, और इनलैंड का मतलब कि जो भूमि के अंदर स्थित होगा, चारों तरफ इसके भूमि ही होगी, समुद्र की से इसकी दूरी होगी, और एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल होता है। अर्थात एक ऐसा टर्मिनल होता है जहां पर कार्गो मतलब जिस माल को हमको ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको सेफ तरीके से रखने की, उसके भंडारण की सुविधा होती है। बंदरगाहों से रोड या रेलवे के माध्यम से यह कनेक्ट होता है। अर्थात जैसे अगर बिहार के इसकी बात करें, बिहटा पोर्ट की बात करें, बिहटा ड्राई पोर्ट की बात करें, तो ये कनेक्ट होगा आसपास के बंदरगाहों से, चाहे वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह हो, पोर्ट हो, या आपका उसके आसपास के विशाखापत्तनम हो, या उसके भी दूर हो गुजरात की बंदरगाह, हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी को बनाने की कोशिश की जाएगी। तभी ये महत्वपूर्ण इसलिए ही होता है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ही इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। क्योंकि यहां से अगर आपको जिस भी प्रकार का माल जिस दिशा में भेजना है, उस दिशा के पोर्ट से आप कनेक्ट हैं, तो यहां से आपकी जिम्मेदारी बनेगी, इस क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी बनेगी सिर्फ इस ड्राई पोर्ट तक अपने माल को पहुंचाना। उसके बाद अब इस पोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी जो समुद्र के किनारे के जो बंदरगाह है वहां से होती है, और वहां से माल अंतरराष्ट्रीय जहां भी आपको व्यापार के लिए भेजना है, निर्यात करना है, वहां आप निर्यात कर सकते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है यहां पर कि माल को बंदरगाहों तक लाने और ले जाने के दौरान ये एक सेतु के रूप में कार्य करता है, ब्रिज के रूप में कार्य करता है। पहले क्या होता था कि पहले आपको डायरेक्ट उस पोर्ट तक ले जाना पड़ता था अपने सामान को। अब उसके लिए आपको एक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सिर्फ यहीं तक जाना होगा, आपको बिहटा तक ही बिहार के लोगों को यात्रा करनी होगी। अब यहां पर सौंपने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त होती है, और यहां से वो पोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी होगी रेलवे और रोड्स के माध्यम से। अब यहां पर कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कंटेनर क्या होता है? तो कंटेनर एक टेक्निकल भाषा है, इसमें समझ लीजिए आप, एक बड़ा बक्सा होता है। जिस कंटेनर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई पोर्ट्स के संदर्भ में कंटेनर दूसरा होगा। जब बड़े पोर्ट पर जाएगा तो वहां से माल इस बड़े बक्से में रख के कार्गो को निर्यात किया जाता है। तो इस कंटेनर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको हवा, पानी, नमी से बचाना होता है, ताकि आप जिस भी सामान का निर्यात कर रहे हैं वो सुरक्षित भी रह सके। तो यहां पर अस्थायी रूप से इसको संग्रहित करने की व्यवस्था होती है। और संपर्क की बात करें तो संपर्क इसका मुख्य बंदरगाह से, हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से भी होता है। तो ये इसकी खास बात है। सुविधा इससे क्या होगी? तो सुविधा यह होगी कि ड्राई पोर्ट पर कंटेनर की लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, भंडारण की सुविधा होगी। ये वही सुविधाएं हैं जो कि आपको समुद्री बंदरगाहों पर मिलती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि जो समय की लागत है उसमें कमी आएगी, क्योंकि आपको क्लियरेंस के लिए किसी भी प्रकार का जो कस्टम क्लियरेंस होता है, अर्थात आपको आयात निर्यात अगर कोई चीज करनी है तो एक जो औपचारिक प्रक्रिया होती, कागजी कार्यवाही होती है, जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो चीज नहीं संभव होती है। उस प्रक्रिया को अब आपको करने के लिए पोर्ट्स तक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, तो आपके समय की भी बचत होगी। अब आपको, अगर बिहार के हैं तो बिहार में बिहटा में ही आपको ये कागजी प्रक्रिया भी आपको आसानी से हो जाएगी, तो ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। विशेषता क्या है? तो देखिए, इससे एक विशेषता यह है कि जो बंदरगाहों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता था वो लोड कम होगा। इसको ऐसे आप समझें कि किसी डॉक्टर के पास दिन में अगर 500 मरीज जाता है तो वो अच्छे से मरीजों को नहीं देख पाएगा। अगर उसके पास 200 ही मरीज जाएंगे तो उस तुलनात्मक रूप से वो ठीक ढंग से देख सकता है। तो यही हाल है, जो आसपास के बड़े महापत्तन थे, बड़े बंदरगाह थे, मेजर पोर्ट्स थे, उन पर पड़ने वाली जो दबावजनक स्थिति थी वो उसमें कमी आएगी। और जो ड्राई पोर्ट्स हैं, यहां पर हम देखें तो ये उस दबाव को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सपोज दैट जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई ड्राई पोर्ट खुलता है या उसके आसपास के क्षेत्र में, तो इससे क्या होगा कि मुंबई और चेन्नई आसपास के जो बड़े महापत्तन है उसके ऊपर पड़ने वाली भीड़ कम होगी। और भीड़ जब कम होगी तो उसके काम करने की जो दक्षता है, जो क्वालिटी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए, इससे माल परिवहन आसान हो जाएगा, लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोई चीज दूर ले जानी हो तो उसमें हमारी लागत, ईंधन की लागत, हमको उसको ढोने पे जो हम खर्च करेंगे वो सारी लागत हमारी कम हो जाएगी। अब देखिए, उद्योगों के लिए तटीय क्षेत्र से दूर होना एक चुनौतीपूर्ण कंडीशन थी, लेकिन अब इस चुनौतीपूर्ण कंडीशन से निपटा जा सकता है। इससे क्या होगा? तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी एक पहल की कि निर्यात मिशन निर्यातक बनो, एक पहल शुरू की गई थी। इसके माध्यम से यह कोशिश की गई थी कि हम वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। इसके लिए छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया था। इसके लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी दिया जाता था। तो उस पहल के तहत भी अगर आप देखें तो निर्यात को बढ़ावा देना भारत सरकार का भी एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य में जो ड्राई पोर्ट्स हैं,
ये एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो निर्यात हमारा अच्छा होगा, तेज होगा, निकासी में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर लुधियाना कपड़े के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके लिए उसको अगर पोर्ट्स के पास जाना होता है तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके पास ही अगर कोई ड्राई पोर्ट उपस्थित होता है तो वहां के कपड़े देश विदेशों में आसानी से भेजे जा सकते हैं। जैसे पुणे से ऑटोमोबाइल निर्यात होता है, वो आसान हुआ। वो कैसे आसान हुआ? तो इन्हीं ड्राई पोर्ट्स के डेवलपमेंट की वजह से आसान हुआ। तो इससे क्या होता है? क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है और जिस क्षेत्र में इसको खोला जाएगा वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। रेल और रोड से जो कनेक्टिविटी होती है उसमें भी ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, साथ साथ रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। जैसे नागपुर में अगर ड्राई पोर्ट अगर बनाया गया तो उससे मध्य भारत के जो लॉजिस्टिक क्षेत्र हैं उसमें विकास को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो कनेक्टिविटी है। आज के समय में अगर कनेक्टिविटी अच्छी है किसी क्षेत्र की तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप होने लगता है, क्योंकि लोगों का आवागमन आसान हो जाता है। और इसको करने में, बेहतर कनेक्टिविटी को बनाए रखने में भी जो ड्राइव आपके पोर्ट्स हैं वो सड़क और रेल का विस्तार करते हैं। समुद्र के माध्यम से उसको जोड़ने में कनेक्टिविटी बढ़ाना एक जरूरी आवश्यक शर्त हो जाती है। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत जैसे बड़े देश में अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हम कह सकते हैं कि समग्र रूप से सामान जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा। क्योंकि अगर आपको कोई सामान दूर तक लेके जाना है तो उसका सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसकी सुरक्षा, उसको नमी से बचाना, धूप से बचाना, लंबे समय तक सुरक्षित रखना। लेकिन इन ड्राई पोर्ट्स के माध्यम से ऐसी तकनीकी होगी, ऐसी सुविधाएं होंगी कि आप पास के अपने नजदीकी पोर्ट्स पर जाकर इन चीजों को सौंप सकते हैं और उसके बाद ये सुरक्षित तरीके से निर्यात और आयात को बढ़ावा दे सकता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता एक तो यह है कि जो सीमा शुल्क की निकासी की जो प्रणाली थी, अर्थात जो कागजी कार्यवाही थी, वो जल्दी होगी। अब इसमें यहां पर ये शुल्क अधिकारी भी मौजूद होंगे, जिससे कि आयात निर्यात की क्लियरेंस में जल्दी होगी। क्लियरेंस में जो ज्यादा समय लगता था वो बचेगा। भंडारण की बात मैंने शुरू में ही की। माल को सुरक्षित और अस्थायी भंडारण की सुविधा यहां पर बनाई जाएगी तो वो बेहतर तरीके से हो सकेगा। इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, जैसा कि ड्राई पोर्ट को कनेक्टिविटी के माध्यम से दूसरी जगहों से जोड़ने की बात हो रही है, सड़क और रेल के माध्यम से बंदरगाह से कनेक्ट की बात हो रही है, तो इससे इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी डेवलप होगा। कार्गो हैंडलिंग उपकरण होंगे यहां पर, अर्थात जो सामान होंगे उस सामान को कैसे हैंडल करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, विशेष उपकरण होंगे। साथ ही कंटेनर और कार्गो को आसानी से संभाला जाता है, ये सारी सुविधाएं यहां पर मौजूद होंगी। तो ये भी आपके सामान्य जो सामान आपका होगा वो सुरक्षित होगा, कार्गो सुरक्षित होगा। मूल्यवर्धित सेवाएं, मूल्यवर्धित सेवा का मतलब कुछ शुष्क बंदरगाह में यहां पर लेबलिंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी और क्वालिटी चेक जैसे जो अतिरिक्त सेवाएं हैं वो भी यहां पर जो ड्राई पोर्ट्स हैं वहां पर ये प्रदान की जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको आपके आसपास के क्षेत्रों में मिल रही है। तो इन सुविधाओं से क्या क्या लाभ होगा अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ होगा आपकी लागत में बचत होगी। लागत जितना कम होगा मुनाफा उतना ज्यादा होगा। तो लागत में बचत होगी, परिवहन की दूरी कम होने से आपका खर्च बचेगा। समय की बचत होगी, समय की बचत होगी तो उस समय को आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी सीमा शुल्क निकासी और पारगमन समय जो आपका ज्यादा लगता था वो कम हो जाएगा। बेहतर दक्षता, जब लोड कम पड़ेगा तो दक्षता अपने आप सुधरेगी, क्योंकि जो बड़े पत्तन थे, महापत्तन थे, उनके ऊपर जो लोड था वो ज्यादा था, उसमें सुधार होगा और भीड़ भाड़ वहां पर कम होगी। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा सुरक्षात्मक व्यवस्था है, क्योंकि इस माल का सुरक्षित भंडारण और देखभाल होगा और जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पाया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक बाजारों तक जो पहुंच है वो आसानी से सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये इसके लाभ हैं, जो कि भारत सरकार जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नीतियां भी बना रही है, जिससे कि व्यापार के लिए अच्छे अवसर आगे भी मिलते रहें। तो ये इसके माध्यम से इसके उद्देश्य थे। अब देखिए भारत के कुछ अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भारत में अगर पोर्ट्स की बात करें, जो समुद्री पोर्ट्स हम जिनको सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उसके लिए भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में बना। उसके तहत दो तरह के पोर्ट्स की कैटेगरी बनाई गई, एक महापत्तन जिसको मेजर पोर्ट कहते हैं और एक होता है गैर महापत्तन जिसको कि हम माइनर पोर्ट कहते हैं। तो देखिए जो महापत्तन होता है भारत में अगर इसके संख्या की बात करें तो ये 12 हैं और एक निर्माणाधीन है, महाराष्ट्र में बन रहा है, बधावन में बन रहा है। तो अभी फिलहाल 12 हैं, 12 महापत्तन है। जो महापत्तन होता है उसका स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार करती है। वहीं अगर जो गैर महापत्तन होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत उनका नियमन, संचालन और नियोजन किया जाता है। महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया और इसके लिए महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 में बनाया गया, जो कि जिसने स्थान लिया 1963 का जो महापत्तन
न्यास अधिनियम था उसका इसने स्थान लिया था। फिलहाल भारत में 12 महापत्तन है, जैसे आप देख सकते हैं गुजरात में दीनदयाल है, मुंबई है, नावा शेवा का आपने नाम सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मरमा गोवा है, गोवा में है, न्यू मैंगलोर है, कर्नाटका में है, कोचीन है, इसके अलावा वीओ चिदम्बरनार है, चेन्नई है, कामराझार है नौर में, इसके अलावा विशाखापत्तनम है, पारादीप है, कोलकाता है। तो ये महापत्तनों को आप इस मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा आप भी एक बार ध्यान से इसको जरूर देखें, इनकी अवस्थिति देखें। अब इन महापत्तनों पर केवल 12 इनकी संख्या थी, हालांकि 200 और गैर महापत्तन जो है वो भी हैं, उनकी भी संख्या है, लेकिन इन पर लोड बहुत था और इस लोड को कम करने में ये जो ड्राई पोर्ट्स हैं जो कि अंदर के भागों में बनाए जा रहे हैं, तो इससे इन पर लोड कम होगा और दक्षता बढ़ेगी और निर्यात का जो हमारा लक्ष्य है, मिशन निर्यातक बनो, उसमें हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने कुछ अन्य लक्ष्य भी तय किए हैं। अन्य लक्ष्यों के अंतर्गत भारत की यह कोशिश है कि हम आगे 2047 तक चल के 6 मेगा पोर्ट्स को भी डेवलप करेंगे, चूंकि जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय ने यह ऐसा तय किया है लक्ष्य, जिसमें कि 300 मिलियन टन जो क्षमता होती है उससे ज्यादा के 4 पोर्ट्स होंगे और 500 मिलियन टन ज्यादा क्षमता वाले 2 पोर्ट डेवलप किए जाएंगे। यह लक्ष्य भी तय किया गया है। तो इन लक्ष्यों के साथ साथ ड्राई पोर्ट्स की भूमिका भी अहम रहेगी निर्यात में। इन सारे पहलुओं को आप समझते रहे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक भारत में मेगा पोर्ट के रूप में विकास के लिए कितने बंदरगाह समूहों की पहचान की है? विकल्प आपके सामने हैं, 3, 6, 9 या 12। तो आप सही विकल्प का चुनाव कर सही उत्तर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।